नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं भाजपा में मचे घमासान पर। प्रदेश में आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसकी सरकार बन रही है और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तराखंड भाजपा में क्या खिचड़ी पक रही है, क्योंकि भाजपा में प्रदेश का हर बड़ा नेता अपने ही गणित में लगा हुआ उलझा हुआ दिख रहा है। अब चर्चा यह है कि जब स्वामी यतीन्द्रनाथ गिरी ने जेपी नड्डा को लिखी चिट्ठी में भीतरघात को लेकर साफ साफ मदन कौशिक की ओर इशारा किया था, तो उन्होंने यह स्पष्टीकरण क्यों जारी किया कि वो किसी व्यक्ति विशेष पर सवाल नहीं उठा रहे। वैसे अगर उनको स्पष्टीकरण देने की नौबत आई तो इससे यह तो साबित होता ही है कि उनकी चिट्ठी में किसी पर तो निशाना साधा गया था और उनके निशाना साधने से कोई तो गणित बिगड़ रहा है, इसीलिए उनको स्पष्टीकरण देना पड़ गया है। क्योंकि यह तो सभी जानते हैं कि स्वामी यतीन्द्रनाथ और मदन कौशिक के रिश्ते कैसे हैं। आइए इन्हीं सब पर बात करते हैं। आपको ध्यान होगा वोटिंग के तुरंत बाद मदन कौशिक पर हमला हुआ। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने भाजपा के साथ गद्दारी की है और पार्टी के लोगों को चुनाव में हराने की साजिश रची है। यह आरोप लक्सर से भाजपा विधायक और पार्टी के उम्मीदवार संजय गुप्ता ने लगाया। इसके बाद तो एक एक कर कई लोगों ने आरोप लगाया कि भाजपा में भीतरघात हुआ है। आप गौर करें तो पाएंगे ये आरोप लगाने वालों में अधिकतर पुष्कर सिंह धामी खेमे के लोग हैं। इसके बाद पुष्कर सिंह धामी पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक से मिले। भीतरघात की बात ज्यादा बढ़ी तो पुष्कर सिंह धामी को दिल्ली बुलाया गया और जब वो दिल्ली से आए तो सीधे त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिलने पहुंचे। इसके बाद मदन कौशिक भी धन सिंह रावत और देहरादून के मेयर को साथ लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिलने पहुंचे। यानी एक दूसरे से मेल मुलाकात का सिलसिला चला, लेकिन अपने अपने गुट के लोगों के साथ। वैसे तो पुष्कर सिंह धामी तीरथ सिंह रावत से भी मिले हैं और उन्होंने पुष्कर सिंह धामी को 15 साल तक मुख्यमंत्री बने रहने का आशीर्वाद भी दिया है। अब उनका यह आशीर्वाद कितना फलेगा कितना फूलेगा यह तो पता नहीं, लेकिन यह तय है कि उत्तराखंड भाजपा कई खेमों में इस समय बटी हुई है। कुछ समय पहले तक दो ही गुट दिख रहे थे, एक पुष्कर सिंह धामी और दूसरा मदन कौशिक, क्योंकि चुनाव में बाकी सारे गुट चुपचाप बैठे थे। लेकिन जब यतीन्द्रनाथ ने जेपी नड्डा और BL संतोष सहित अमित शाह को चिट्ठी लिखी और कहा कि उत्तराखंड भाजपा में हर बड़ा नेता अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है और जो इस समय शीर्ष पर है उनकी भूमिका इस चुनाव में अपनी ही पार्टी के लोगों को हराने वाली रही है, तो यह जाहिर हो गया कि निशंक एक्टिव हो गए हैं। भले ही वो चुनाव में कम एक्टिव दिखे हो, लेकिन इस समय खूब एक्टिव है। शायद इसी कारण यतीन्द्रनाथ की चिट्ठी के बाद निशंक को दिल्ली बुलाया गया और इधर यतीन्द्रनाथ का स्पष्टीकरण आ गया। उन्होंने वीडियो संदेश में कह दिया कि उन्होंने पूरे संगठन पर सवाल उठाए हैं, किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं। हालांकि उन्होंने मदन कौशिक का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जाहिर सी बात है वो मदन कौशिक के बारे में ही बात कर रहे होंगे। ध्यान में रखना चाहिए कि निशंक की जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद यह वीडियो आया है। अब भाजपा में क्या खिचड़ी पक रही है और पुष्कर सिंह धामी, त्रिवेंद्र सिंह रावत और निशंक अपने अपने लिए अलग अलग काम क्यों करते दिख रहे हैं, इस पर बात करने से पहले दो समीकरण पर बात करते हैं। एक, इस बार यह माना जा रहा है कि भाजपा और कांग्रेस में एकदम कांटे की टक्कर है। हो सकता है किसी एक को पूर्ण बहुमत ना मिले। वैसे प्रदेश में वोटिंग के बाद माहौल कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा है, लेकिन यह एक सच है कि मोदी फैक्टर भी चला है और केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाओं ने भी इस चुनाव में असर दिखाया है। इसीलिए जमीनी सच्चाई क्या है इसका आकलन बहुत सटीक कोई लगा नहीं पा रहा है। माना जा रहा है कि भाजपा और कांग्रेस को 1-2 सीटों की कमी पड़ सकती है। यह तो रही पहली बात। अब इसी से जुड़ी दूसरी बात को समझते हैं। प्रदेश की 70 सीटों में से 5 से 7 सीटें ऐसी हैं जिन पर माना जा रहा है कि निर्दलीय या फिर UKD या फिर बसपा में कोई जीत सकता है। ये सीटें हैं, एक यमुनोत्री, इस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार संजय डोभाल की स्थिति अच्छी लग रही है। दूसरी सीट है केदारनाथ, इस सीट से कुलदीप रावत को लेकर तमाम विश्लेषण हैं जिनमें उनकी स्थिति अच्छी दिख रही है। तीसरी सीट है टिहरी, यहां पर दिनेश धने की स्थिति मजबूत लग रही है और चौथी सीट है देवप्रयाग। इस सीट से UKD के दिवाकर भट्ट को लेकर खबरें हैं कि वो कमाल कर सकते हैं। और 5वीं सीट है द्वाराहाट, इस सीट से भी UKD के पुष्पेश त्रिपाठी को लेकर खबर है कि उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। मैं खुद अल्मोड़ा गया था तो कई लोगों ने कहा कि वो इस सीट पर कमाल कर सकते हैं, इस सीट को निकाल भी सकते हैं। इसके अलावा हरिद्वार की लक्सर, मंगलौर, भगवानपुर और खानपुर पर बसपा अच्छा प्रदर्शन करती रही है।
2017 में मोदी लहर को छोड़ दे तो हर चुनाव में बसपा ने इन सीटों पर बेहतर प्रदर्शन किया है। हो सकता है बसपा इनमें से 1-2 सीट निकाल भी ले। इसीलिए करीब करीब 7 सीटें ऐसी है जो भाजपा और कांग्रेस में से किसी अन्य को जा सकती है, जाती दिख रही है। अब ये जो भाजपा और कांग्रेस से अलग विधायक होंगे, इनके पास सत्ता की चाबी होगी और वो चाबी जिसकी ओर इशारा करेगी वो ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा, ऐसा माना जा रहा है। ऐसा हो सकता है, इसीलिए कांग्रेस भी इन लोगों के संपर्क में है और भाजपा के नेता भी अपने अपने पत्ते सेट कर रहे हैं। इसी जोड़ तोड़ की आशंका के कारण भाजपा में 10 तारीख से पहले ही वर्चस्व की जद्दोजहद जारी है। वैसे तो मदन कौशिक और निशंक अलग अलग धुर पर खड़े हैं, लेकिन इस बार ये दोनों एक दूसरे में संभावनाएं तलाश सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। ऐसा कई लोग मानकर चल रहे हैं। वैसे उत्तराखंड भाजपा संगठन में बदलाव की सुगबुगाहट की खबरें आनी शुरू हो गई है। यह खबर दैनिक जागरण अखबार ने छापी है। ध्यान में रखना चाहिए कि खबरें तभी छपवाई जाती है जब उनका कोई मतलब होता है। माना जा रहा है कि गढ़वाल के किसी को संगठन की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और मदन कौशिक के लिए कोई दूसरी भूमिका तलाशी जा सकती है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि परिणाम तो 10 मार्च को आएगा, लेकिन उससे पहले भाजपा में हर बड़ा चेहरा अपने लिए रास्ता बनाने में जुटा हुआ है। स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने भी अपनी चिट्ठी में लिखा है कि उत्तराखंड भाजपा में कोई भी संगठन विचारधारा कार्यकर्ता के निर्माण और सम्मान की चिंता नहीं कर रहा है। सभी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी के लिए चिंता की बात हो सकती है, ऐसा मैं मानता हूं। और इस चिंता के साथ यह भी देखना दिलचस्प होगा कि उत्तराखंड भाजपा में कौन चेहरा सबसे ज्यादा ताकतवर बनकर उभरता है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।